सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन हैं। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। कुल 395 अनुच्छेद हैं। भाग 1 में पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से 4 तक को। इसमें संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में लोग पढ़ेंगे। इसमें अनुच्छेद 1 है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। इसमें परिसंघ है। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती हैं। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है। इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे संघ। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। इसके बाद पढ़ेंगे संघ। इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अनुच्छेद 2 को हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 2 में है संसद का यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उससे भारत में मिला सकता है या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलाना चाहता है यानी मिलना चाहता है उसे गीला कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है जैसे सिक्किम। नेक्स्ट है सिक्किम। इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का क जोड़ा गया था। लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भाग के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे एमपी का छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000। जैसे उसके बाद यूपी का उत्तराखंड 19 नवंबर सन 2000। बिहार का झारखंड 15 नवंबर सन 2000। अब अनुच्छेद हम लोग 4 को पढ़ेंगे। जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अखंड भारत के बारे में। हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डुरंग लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार बर्मा अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा है पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक ओर पूर्वी पाकिस्तान और एक ओर पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर को जीरो लाइन कहा जाता है। अंग्रेजों ने देशी रियासत को 3 विकल्प दिया जिसमें पॉइंट 1 है पाकिस्तान में मिलाया जाए, पॉइंट 2 है भारत में मिलाया जाए एवं
पॉइंट 3 है स्वतंत्र देश बनावे। जब देश आजाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासत प्रिंसली स्टेट थी। 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसीलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाइए। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें पॉइंट 1 है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पॉइंट 2 है वीपी मेनन एवं पॉइंट 3 है लॉर्ड माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे, जिसमें पॉइंट 1 है हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 में भारत में मिला लिया गया। पॉइंट 2 है जूनागढ़। गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला दिया। पॉइंट 3 है जम्मू कश्मीर। यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह डोगरा शासक थे। उन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे, न ही पाकिस्तान में रहेंगे। हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्य ABCD में बांटा गया। इसमें पॉइंट ए है ब्रिटिश प्रोविंस, वह भारत जहां अंग्रेजों का शासन था। 9 ऑप्शन बी है प्रिंसली स्टेट, वह भारत जहां देशी रियासतों का शासन था। 9 ऑप्शन सी है कॉमिशनरी, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। 10 पॉइंट 4 है डी यूनियन टेरिटरी, केंद्रीय शासित प्रदेश। 1 यस्केप धर कमेटी, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में यस्केधर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, प्रतापी सीतारमैया, सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के मांग करते हुए पेट्टू श्री रमलू भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को परिणाम स्वरूप गठन किया गया, अतः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। इसमें फजल अली आयोग, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। PEPSU, पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ। PEPSU 4 भाग में टूट गया। पहला हिमाचल प्रदेश में, हिंदी हरियाणा में। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग
नेक्स्ट पेज को पढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट साइड पे है पंजाब में टूट गया और यूटी चंडीगढ़ में टूट गया। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश से, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिस्कशन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें एक कर दादरा नागर हवेली कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें कुछ स्मृति तथ्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया। भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूचित 1 में परिवर्तन होता है। 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया। 36वें संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतें भारत सरकार की कार्रवाइयों के फलस्वरूप भारत में शामिल हुई थी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह और हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह डोगरा शासक ने पाकिस्तानी कबायली छापामारों के आक्रमण से भयभीत होकर भारत में अपना विलय स्वीकार किया। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिमी बंगाल में किया गया। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाइयों के लिए भारत के आधार पर अंतर राज्य की मांग करते हुए पुट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। श्री रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषाई के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की। दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभाएं राज्य सूची और समवर्ती सूची के अधिकांश विषयों सभी विषयों पर नहीं पर कानून पर बना सकती है, परंतु उनकी यह शक्ति पूरी तरह से संसदीय नियंत्रण में है। NEFA का अर्थ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नागरिकता। अब नागरिकता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारियों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण PAN कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। पढ़ेंगे अब हम लोग अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में है संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 6 के बारे में। पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद
आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। परमिट रूल लागू 19 जुलाई 1948 को किया गया। अब अनुच्छेद 7 को हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 7 में है, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 8 के बारे में। अनुच्छेद 8 है, विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 को पढ़ेंगे। इसमें अनुच्छेद 9 में है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 को हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 10 में है, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 11 के बारे में। अनुच्छेद 11 है, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दे दी गई है। नागरिकता अधिनियम 1955, इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां तथा नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियां हैं। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। पहला है, जन्म के आधार पर 1986, संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों तो। एग्जाम्पल में हम सभी को इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त हुई। अब पॉइंट 2 है, वंश के आधार पर 1942 में विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। एग्जाम्पल में शिखर धवन का बच्चा, सानिया मिर्जा का बच्चा। नेक्स्ट है पंजीकरण। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इसी विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाएगी। पॉइंट 4 है देशीकरण। वैसा व्यक्ति जो भारत के कम से कम एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 12 साल तक रहा हो, उसे देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दी जाएगी। एग्जाम्पल में मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता मिला है। पॉइंट 5 है अर्जित भूमि। किसी विदेश राज्य को भारत में मिला लेने पर वहां पर लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम को भारत में विलय होने के बाद वहां के निवासी को दे दी गई नागरिकता। बांग्लादेश के परगना जिले को नागरिकता। रिमार्क में है, नागरिकता में पहला 1986 ईस्वी में, दूसरा 1992 ईस्वी में, तीसरा 2005 ईस्वी में, चौथा 2015 ईस्वी में और पांचवा 2019 ईस्वी में संशोधन किया गया। NRI, नॉन रेसिडेंट इंडिया, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया तो वो NRI कहलाएगा। ओवरेशिया नागरिकता, इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाएगा जो विदेश नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति वीजा के भारत आ सकता है, उसका वीजा आजीवन मान्य रहता है। नागरिकता समान होने की 3 शर्तें। इसमें पॉइंट 1 है, यदि कोई व्यक्ति विदेश नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। पॉइंट 2 है, यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपने इच्छा अनुसार छोड़ दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पॉइंट 3 है,
सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था न रखे, देश विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले या बिना बताए लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रह जाए। वीजा किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को वीजा कहते हैं। बिना वीजा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। पासपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो पासपोर्ट अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। राजदूत प्रत्येक देश अपने देश के एक अधिकारी को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकता है। यह व्यवस्था वियना समझौता के तहत किया गया। राष्ट्रमंडल देशों के राजदूतों को उच्चायुक्त कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रमंडल देश। वैसे देश जो कभी न कभी इंग्लैंड के गुलाम थे, उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। इनकी संख्या 53 है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष महाराज चार्ल्स तृतीय थे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। नोट में है, अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था, किंतु इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं ली। CAA का एक्ट सन 2019 यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर सन 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने के शर्त रूप में बदल दिया गया। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। NRC यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है, जिसमें उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक वैध नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी, तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं, बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाइए, और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं, उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दी जाए। सन 2015 NRC का रजिस्टर बनने लगा। NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 माह के अंदर अपने आप को आप साबित नहीं कर पाए, तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में इसके आगे को पढ़ेंगे। यदि 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए, तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
आपको साबित नहीं करता है तो आपको हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 1903 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायतों, तहसील और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपको परिवार कितना है, यानी आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। इसे जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। इसमें स्मरणीय तथ्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारत में संसद की नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म से वंशानुगत पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, क्षेत्र सम्मिलित होने के आधार पर ही नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 के अंतर्गत मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। भारत में इकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान है। जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है, उसे किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा पीआईओ कार्डों को ओसीआई कार्ड का दर्जा प्राप्त होगा। भारत में ब्रिटेन के समय इकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई धर्म के संबंध रखने वाले को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, जबकि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद पढ़ेंगे भाग 3 मूल अधिकार। इसमें मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार अनुच्छेद 12 में है। इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है। मूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्हें नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद हम लोग 13 को अब पढ़ेंगे। अनुच्छेद 13 में है, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया अल्पीकरण जा सकता है। इसमें 1 है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में है समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता अर्थात कानून के सामने सब समान। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। अपवाद इसमें है कुछ। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा तथा गिरफ्तारी तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि वे अपने पद पर हों।
अनुच्छेद 15 है, जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें नोट है, अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पर होती है, जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। इसमें रिमार्क है, आरक्षण की व्यवस्था जाति के आधार पर होती है। अनुच्छेद 16 में है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी की समानता। इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 17 में है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 में है, उपाधियों का अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, मेजर, कर्नल आदि। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ेंगे। इसमें पॉइंट 2 है, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक को शामिल किया गया है। इसमें अनुच्छेद 19 का 1 है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता एवं प्रेस की स्वतंत्रता। अब पॉइंट 2 में है, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। पॉइंट 3 में है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 4 में है, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। 5 में है, भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। 6 में है, संपत्ति का मूल अधिकार। अब यह मूल अधिकार नहीं रहा, बल्कि कानूनी अधिकार हो गया। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु संपत्ति के अधिकार को 64वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 20 में है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें पॉइंट 1 है, एक गलती की एक सजा। पॉइंट 2 है, सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। पॉइंट 3 है, सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। नोट, अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती, तब तक उस अपराधी नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 21 है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी का कोई उजागर नहीं कर सकता। इसमें नोट है, अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। जो अनुच्छेद 20 और 21 है, इसको हम लोग सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद कहते हैं। इसमें अनुच्छेद 21 के क में पढ़ेंगे, इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वां संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अनुच्छेद 22 है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जो गिरफ्तारी से संरक्षण रक्षा करती हैं। पॉइंट 1 है, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट कारण बताना होता है। पॉइंट 2 है, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। इसे 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। निवारक निरोध अधिनियम, इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 में है। इसकी
इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नजरबंद कर सकती है। नजरबंद किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नजरबंद कहते हैं। नजरबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। भारत के प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम। पॉइंट 1 है निवारक निरोध अधिनियम 1950। यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है। 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। पॉइंट 2 है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। इसे 1971 में लाया गया किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ जिस कारण 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। पॉइंट 3 है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसे 1980 में लाया गया। यह अभी तक लागू यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है। आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां। इसे 1985 में आतंकवादी के विरुद्ध लाया गया था। दुरुपयोग करने के कारण 23 मई 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। आतंकवादी निवारक अधिनियम। यह भी आतंकवादी पर लाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाना है। पुलिस और जांच एजेंसी इस कानून के तहत ऐसे आतंकियों, अपराधियों और संदिग्धों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। पॉइंट 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 है बलात् श्रम यानी जबरदस्ती श्रम तथा बेरोजगारी बिना वेतन पर रोक लगाया गया है किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। अनुच्छेद 24 है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। पॉइंट 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 को हम लोग कवर करेंगे। अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपाण तलवार, मुसलमानों को दाढ़ी, हिंदुओं को टीकी रखने का स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसी के तहत यज्ञ हवन करने, सड़क पर नमाज पढ़ने, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 है धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगता। अनुच्छेद 28 है सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसमें रिमार्क है संस्कृति एक भाषा है न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। पॉइंट 5 है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें इस अनुच्छेद में 29 से 30 को कवर करेंगे। इसमें अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते।
अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे भी धन देगी। नेक्स्ट स्लाइड है अनुच्छेद 31। इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो मूल अधिकार था, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानून अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के कॉम में जोड़ दिया गया। इसमें रिमार्क में है अनुच्छेद 19 के 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। पॉइंट 2 है मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया है। पॉइंट 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 32 शामिल है। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति मौलिक अधिकार हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट याचिका या समादेश जारी करती है, जिसमें ठीक है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी से हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से हो जाएगा प्रतिषेध, परमेश्वर से हो जाएगा परमादेश, उसका से हो जाएगा उत्प्रेषण और अधिकार से हो जाएगा अधिकार परीक्षा। जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाली अधिकारी का आदेश करती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। परमादेश, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता तो उस पर यह जारी किया जाता है। इसके बाद है अधिकार परीक्षा, जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। प्रतिषेध, यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी है। इसमें उत्प्रेषण, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रही है। इसमें नोट है अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। पॉइंट 2 है किसी भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना। पॉइंट 3 है ये 5 प्रकार के रीट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में भी जारी कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को समिति कर सकती हैं। अनुच्छेद 34 में है भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय में कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल लॉ AFSPA है। अनुच्छेद 35 है भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को लागू होने की विधि की चर्चा। मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में 6 श्रेणियां हैं, जिसमें इस श्रेणी है इधर अनुच्छेद है। पॉइंट 1 है समानता का अधिकार, जिसको 14 से 18 तक शामिल किया है।
पॉइंट 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 19 से 22 तक में शामिल है। पॉइंट 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 से 24 तक में शामिल है। पॉइंट 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 25 से 28 में शामिल है। पॉइंट 5 है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसको 29 से 30 में शामिल है। 6 है संपत्ति का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 31 में शामिल है। पॉइंट 7 है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 32 में शामिल किया गया है। नोट है इसमें अनुच्छेद 14 में 20, 21, 22, 20, 21 और 21 का ए, 23 और 24, 25 और 28 भारतीय तथा विदेशियों दोनों के लिए हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं केवल भारतीयों को मिलता है। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इसके अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो जाता है। अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट से 32 तथा हाई कोर्ट से 226 को कहते हैं। इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व न्यायालय का है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों का। मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, जबकि इन पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। इसमें प्रेस की आजादी अनुच्छेद 19 के 1 का विचार और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है। अनुच्छेद 21 कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम की भी संज्ञा दी जाती है। सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया तथा अब यह संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में यह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 के क के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूलभूत अधिकार की श्रेणी में रखा। पथनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म होता है, राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान देगा। सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में है। शेष अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए भी है। परमादेश रीट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकार निगम को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। नागरिक अधिकार
संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पष्टता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें इसी भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लाया गया है तथा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लाया है। ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक हैं, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके। अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है, जिस कारण केटी शाह ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। नीति निर्देशक तत्व उद्देश्य सामाजिक था तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इससे संविधान का आदर्श कहा जाता है। इसके माध्यम से ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। अनुच्छेद 36 को हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 36 में है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में है इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 है लोक कल्याण की अभिव्यक्ति, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 39 है समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण। राज्य बालकों का स्वास्थ्य एवं गरिमा में जीवन उपलब्ध कराएं। अनुच्छेद 39 का क है निःशुल्क विधि कानून सहायता 42वां संशोधन 1976। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल। अनुच्छेद 42 है न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध करना, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। अनुच्छेद 43 है निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके, यानी कुटीर उद्योग। अनुच्छेद 43 का क है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 का ख है सहकारिता। अनुच्छेद 44 है समान सिविल संहिता, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्त समान रहेगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग हो। इसमें नोट है पॉइंट 1 है भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां समान सिविल संहिता लागू है। पॉइंट 2 है अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। अनुच्छेद 45 है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देना सरकारी की जिम्मेदारी है। नोट है शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 के क यानी 86वां संशोधन सन 2002 में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 46 है सुप्रीम कोर्ट SC और ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। अनुच्छेद 47 है सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाएं एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन की विधि तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 का क है पर्यावरण वन
तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य हो गया। 42वां संशोधन 1976। अनुच्छेद 49 है, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 50 है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। अनुच्छेद 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण। नीति निर्देशक तत्व को 3 भाग में बांटते हैं। पॉइंट 1 है गांधीवादी, जिसको अनुच्छेद 40, 43 ख और 46, 47 तथा 48 शामिल हैं। पॉइंट 2 है समाजवादी, जिसमें 38, 39 का क, 41, 42, 43 और 43 का क एवं 47 सम्मिलित हैं। पॉइंट 3 है बौद्धिक या उदारवादी, इसमें 44, 45, 48 और 48 का क, 49, 50 और 51 सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 43 और 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों के लिए अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 48 है, गांधीवादी और उदारवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है नोट। मिनर्वा मिल मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार दोनों पर ध्यान दें, अर्थात संतुलन बनाए रखें। न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य पर पहुंचने का साधन मूल अधिकार है। सरकार मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व को प्रधानता नहीं दे सकती। मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में अंतर। इसमें मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर है। मूल अधिकार इसे यूएसए से लिया गया और नीति निर्देशक तत्व को इसे आयरलैंड से लिया गया। मूल अधिकार इसे भाग 3 में रखा गया, नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया। मूल अधिकार यह नैतिक अधिकार होता है तथा जन्म से मिल जाता है। नीति निर्देशक तत्व यह नैतिक नहीं होता, सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य नहीं है। यह सरकार की शक्तियों को घटा देती अर्थात ऋणात्मक है। यह सरकार के अधिकार को बढ़ा देती अर्थात धनात्मक है। इसके पीछे कानूनी मान्यता है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। यह निलंबित हो सकता है और यह निलंबित नहीं हो सकता है। मूल अधिकार यह व्यक्ति के भलाई के लिए है और नीति निर्देशक तत्व यह समाज में भलाई करने के लिए है। इसमें स्मरणित तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें संविधान के भाग 4 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व को निम्नलिखित 5 समूहों में बांटा जा सकता है, जिसमें आर्थिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व, सामाजिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व, राजनीतिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व, पर्यावरण संबंधी निर्देशक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा निर्देशक तत्व। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 39 के घ में पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। शराबबंदी संविधान की धारा 47 में निर्देशित है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन है।
राज्य के नीति के निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन केटी शाह का है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा टकराव की दशा में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई। अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूर का प्रावधान किया गया। मूल कर्तव्य का 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार सौरभ सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत जोड़ा गया। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वां संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य तथा 86वां संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। मूल कर्तव्यों की सूची इसमें पॉइंट 1 है संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था संसद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। पॉइंट 2 है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, नारा। पॉइंट 3 है देश के संप्रभुता, दबाव रहित शासन, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना। पॉइंट 4 है देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। पॉइंट 5 है देश के लोगों में नम्रता, मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना। पॉइंट 6 है देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि का रक्षा करना। पॉइंट 7 है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। पॉइंट 8 है पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना। पॉइंट 9 है सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना। पॉइंट 10 है व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। पॉइंट 11 है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक या यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। 46वां संशोधन सन 2002 के तहत मूल अधिकार 21 के क यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। 86वां संशोधन सन 2002 के तहत मूल कर्तव्य 51 का क 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य। 46वां संशोधन सन 2002 के 2 को 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें मूल अधिकार 21 के क में 6 से 14 वर्ष को बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार और मूल अधिकार 51 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य। इसमें नोट है शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना हमारी मूल कर्तव्य नहीं है। इसमें स्मरणीय तथ्य है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का वर्णन है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। संविधान के मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया गया है। मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के आधार पर 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 46वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिक के लिए हैं।